हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज आपकी क्लास 7 है और इसके पहले क्लास 6 में मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे और साथ में ही हमने उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई थी। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करेंगे, आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। और हम आज इस वीडियो में इनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे जिससे कि आप ये आर्टिकल भूलो नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम को ध्यान में रख करके बना रही हूँ। तो ये आपका पीसीएसजे लेवल का या एपीयू लेवल का तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये आपके मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट आर्टिकल से पूछे जाएंगे, प्रोविजन से या केस से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आज आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे आर्टिकल कवर करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर अभी पढ़ने का मन ना हो तो मत पढ़ना, जब पढ़ने का मन करे या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तब पढ़ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तब हमें वो चीज़ ना तो समझ में आती है और ना तो अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब इम्पॉर्टेंट हो या आपको लगे कि नहीं हमारे एग्जाम में सिलेबस है आएगा तो पढ़ना चाहिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, ठीक है, अब ध्यान से इसको देखना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखोगे तब भी दिक्कत है। अक्सर क्या होता है क्लास में जब हमारे सामने टीचर पढ़ाते होते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो टीचर चौक फेंक के मारते हैं, कहते हैं इधर बोर्ड में देखो, तो हमारा जो फोकस होता है वो बोर्ड में ही रहता है, जो टीचर बोल रहा होता है। और अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है जो वीडियो होते हैं उनमें हमें पता होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, और हम पढ़ते भी जाते हैं और कभी कभी कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करते जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। और इतना तो मैं कह सकती हूँ अगर आपने आज अच्छे से देख लिया तो आज के बाद कभी आपको दिक्कत तो नहीं होगी। जितना ध्यान से देखोगे उतना हम रिकॉल करने में हमें आसानी होती है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं हमें नहीं याद आता है आर्टिकल 36 में क्या दिया गया था या आर्टिकल 39 में क्या दिया गया था। और मैंने इतना मेहनत करके जो आपको कलर वाइज इस तरीके से लिखा भी है ना, ये आप ही लोगों के लिए किया है, जिससे कि आप जब याद करो ना तो इसी तरीके आपके दिमाग में इमेज भी आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 36 दिया गया है। तो आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 में क्या प्रावधान दिया गया है या किस विषय में दिया गया है, तो याद रखना कि आर्टिकल 36 में आपके डेफिनेशन दी गई है किसकी, राज्य की, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन दी गई है, राज्य की। और ये डेफिनेशन जो है आपका आर्टिकल 12 में भी ये डेफिनेशन दी गई है। आप पढ़ना जाके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 तक हैं और 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा। उसी तरह से आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से लेकर के 51 तक है, याद रखना। तो यहाँ पर 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। अब इस तरीके से याद कर सकते हो। चलिए, ये तो याद हो गया आपको। अब अगला देख लेते हैं। आर्टिकल आपका है 37 में क्या दिया गया है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना वर्ड से याद कर लेना आप लोग। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं क्या इनको कोर्ट में लागू किया जा सकता है, तो यहाँ आपका आंसर होगा नहीं, ये आपके कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। भाई मौलिक अधिकारों को तो लागू करवाया जा सकता है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि इन्होंने इस मौलिक अधिकार का हमारे उल्लंघन किया है, आप केस कर सकते हो और आप रेमेडी, आप प्रतिकर प्राप्त कर सकते हो, उसे जुर्माना वसूल सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सरकार ने ना ये नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं किया है या जितने भी इनके विषय हैं। ठीक है, तो उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना कोर्ट के खिलाफ केस कर सकते हो। ओके, तो इसमें यही कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में लागू नहीं है, लेकिन ये शासन जो है, देश का जो शासन व्यवस्था है उसमें ये बहुत ही मौलिक, बहुत ही मूलभूत हैं। इसलिए यहाँ पर राज्य को ध्यान रखना होगा कि राज्य जब भी कोई विधि बनाएगा, कोई लॉ या कोई कानून बनाएगा, तब इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाएगा उसमें। जैसे कि आपका पर्यावरण का संरक्षण करना ये राज्य का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कह सकते हो, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया एक टॉपिक है, विषय है कि राज्य का एक नैतिक कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कोई ना कोई कानून बनाया, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। तो ये आपका एक नीति निर्देशक तत्व में आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 38।
38 को अब बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 38 का जो खंड 1 है, खंड 1 में क्या दिया गया है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्थापित करे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, यानी लोगों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। फिर इसके बाद आपका एक 44 अमेंडमेंट किया गया था, कब? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा एक और खंड जोड़ा गया। कौन सा खंड जोड़ा गया? खंड 2 जोड़ा गया। और ये जो आपका खंड 2 है, खंड 2 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ना केवल सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में, बल्कि विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच में। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इसका खंड 2 है, इसमें राज्य का ये कर्तव्य है कि वो आय की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को याद हो गया, आर्टिकल 38 में दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि को बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्था, ये वर्ड आप लोग याद करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का या स्थापित करने का कर्तव्य है। अब आपका आर्टिकल आता है 39 में कुछ तत्व दिए गए हैं जिनका अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे कि पहला तो यही है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये एक तत्व है जो कि आर्टिकल 39 के अंतर्गत है, जिसका अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरा क्या है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ये भी इसमें एक तत्व बताया गया है, जिसका पालन करना जो है कर्तव्य है राज्य का। दूसरा क्या है कि कर्मकार, यानी किसी व्यवसाय में जो लगे कर्मकार है, कर्मचारी जो है, उनके स्वास्थ्य तथा शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी अगर वो बीमार है तब भी वो काम किए जा रहा है, या फिर उससे उसकी क्षमता से अधिक उससे काम लिया जा रहा है, तो ये सब सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। कि इस तरीके से अगर कोई मामला हो तो आपको पहले बात तो कोई कानून इस तरीके के नियम बनाने हैं कि कोई उद्योग हो उसमें इतने घंटे ही काम ले सकते हो, या किसी ऐसे पुरुष से किसी स्त्री और महिला को कितने घंटे तक काम करना है, किसी बालक को कितने घंटे तक कार्य करना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा कम उम्र का बालक है उससे उतने घंटे काम ले रहे हो जितने घंटे एक वयस्क व्यक्ति कार्य कर सकता है। आपका 39 आर्टिकल हो गया। अब इसी के बाद एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976 में। ठीक है, इसके द्वारा एक नया खंड जोड़ा गया, खंड 29 का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, इसको देख लेते हैं। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य है किसका? राज्य का। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 39 का। तो चलिए अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल 36 में आपको किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है, और यही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी दी गई है। आर्टिकल 37 में दिया गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आपका आर्टिकल 38 है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। आपका आर्टिकल 39 में क्या है कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व दिए गए हैं। ओके, आपका 39 जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उसके द्वारा आर्टिकल 39 का जोड़ा गया, और जिसमें प्रावधान क्या दिया गया है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। ओके, चलिए तो चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल 40 और 41, 42, 43 और 43 का। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे 40 और 41 अलग देखेंगे, फिर 43 और 43 के आगे जो भी हैं वो हम अलग देखेंगे। ठीक है, तो 40 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। आप लोगों ने सुना होगा कि गांवों में प्रधान की नियुक्ति होती है और उनको कुछ शक्तियां और कुछ उनको अधिकार भी दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना शासन चला सकें। ठीक है, और गांवों की जो लोकल लेवल की जो व्यवस्था है उनको देख सकें। ये आर्टिकल 40 में दिया गया। हर 5 साल में इनका चुनाव भी होता है। आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार हो। किसको? ये नागरिकों के लिए बात करी जा रही कि यहाँ पे राज्य का कर्तव्य है कि वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के और शिक्षा पाने के
ठीक है, ये अधिकार जो है लोगों को सुनिश्चित कराएं और ऐसी दशाओं में जैसे बेकारी, बुढ़ापा और ऐसे जब व्यक्ति जो है काम करने में असमर्थ हो, ऐसी दशाओं में लोक सहायता प्रदान करना जो है राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 41। अब देख लेते हैं 40, ये हमारा अलग आर्टिकल है। इसमें दिया गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये आर्टिकल 42 में दिया गया, बहुत ध्यान से देख लो, आपके एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि प्रसूति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 42 में दिया गया है। ठीक है, अब ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध क्या है, जैसे कि कोई कर्मचारी अगर किसी उद्योग में काम कर रहा है तो ये भी देखना राज्य का कर्तव्य कि वो जिस दशा में कर रहा है, क्या वो जो दशाएं हैं वो न्याय संगत दशाओं में काम कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई जैसे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्द का मौसम है और किसी व्यक्ति से ऐसी फैक्ट्रियों में दिन रात कोई पानी में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, दिन रात बिना उसके स्वास्थ्य उसकी दशाओं को देखे बिना काम बस उससे लिया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, मतलब न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, ऐसी दशाओं में उससे काम करवाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उनकी डिलीवरी होती है, तो उसके टाइम पे उनको 6 महीने का कम से कम छुट्टी मिलती है। तो ये जो है ये प्रावधान करना, इसके लिए नियम बनाना और ये देखना जो है राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, और उस 6 महीने के दौरान उनको सैलरी मिलती है, लेडीजों को सैलरी मिलती है और ये जो है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि हर कोई चाहता है पैसा कमाना, जॉब पाना, तो हर एक कोई व्यक्ति चाहता है। फिर ऐसी कंडीशन में जब वो काम करने के लायक भी नहीं हो और उस समय भी अगर उसको काम करना पड़े तो ये ठीक नहीं होगा। तो इससे संविधान का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ना तो वो न्याय मिल पाएगा, ना तो लोक कल्याण जो राज्य का कर्तव्य है लोक कल्याण करना, वो भी नहीं सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये सारे प्रावधान बनाए गए कि राज्य को इन टॉपिक पे, इन विषयों पर भी ध्यान देना होगा, इनको और इनके लिए कानून और नियम भी बनाना होगा। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 का 43 यानी 43 में क्या दिया गया है, काम के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि लोगों को, यानी जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। काम के लिए निर्वाह मजदूरी किस आर्टिकल में दिया गया है, 43। ठीक है, और 43 का में क्या दिया गया है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो भी उद्योग हैं, अगर उद्योगों के प्रबंध में कोई भी, जैसे किसी उद्योग को बेनिफिट हुआ है, कोई लाभ मिला है और कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा उनको बेनिफिट हो गया है, तो उसके प्रबंध में जो कर्मचारी हैं उनकी भी सहभागिता होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस बार देखिएगा, क्योंकि इसी के बाद हम जस्ट करवाने वाले हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेना और सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन होंगे आपके। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। 40 से याद रखना, 40 41 आप लोग याद रखना। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, 42 में क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, 42 में दिया गया है। ये सबसे अलग आर्टिकल है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, और 43 जो है इसमें क्या दिया गया है, काम के लिए निर्वाह मजदूरी, और 43 का में दिया गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, याद कर लिया। तो चलिए अब हम इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि अभी तक हमने जो आर्टिकल पढ़े उसमें हमें कितने आर्टिकल याद हुए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। अब आपको अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। थोड़ा सा सोचिए आप लोग। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है स्टार्ट कहाँ से हुआ था। आर्टिकल 36 से लेकर के आपके आर्टिकल 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व ही है। ठीक है, और आर्टिकल 36 में देखा था डेफिनेशन किसकी, राज्य की डेफिनेशन दी गई है। फिर आर्टिकल 37 जस्ट इसके तुरंत बाद था, जिसमें हम लोगों ने इसके प्रवर्तन को देखा था कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है,
और फिर उसी के बाद आपका आता है आर्टिकल 38, जिसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 38 में। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 38। ठीक है, अब इतना तो आपको याद हो गया। चलो, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाए थे आप लोग सोचिएगा एक बार। ठीक है, और यहीं से आपको पता चल जाएगा, अगर आप सही से आंसर दे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने ध्यान से पढ़ा है। अगर नहीं दे पा रहे हो इसका आंसर तो इसका मतलब है अभी तक आप कुछ और ही कर रहे थे, आप पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 में सम्मिलित है। क्या अनुच्छेद 39 में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, या फिर स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार हो। ठीक है, यानी समान काम के लिए समान वेतन हो ये, या फिर ए बी दोनों, या केवल बी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका सी है। यानी याद करो, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका आर्टिकल 39 है उसमें कुछ बिंदु बताए गए थे, कुछ तत्व बताए गए थे जिनका अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य है। उनमें आपका था कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, और स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन भी होना चाहिए, और अभी कर्मकारों की शक्ति और उनकी सामर्थ्य का दुरुपयोग ना हो, बाल्यावस्था का दुरुपयोग ना हो, तो इससे संबंधित प्रावधान करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 39 का प्रावधान करता है। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। बी आपका ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। सी ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। थोड़ा सा याद, थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी बताया है कि अनुच्छेद 40 में जो था ग्राम पंचायतों का गठन था। अनुच्छेद 42 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका जो था अनुच्छेद 42 में था। उद्योगों के प्रबंध में सहभागिता आपने 43 और 43 का पढ़ा था। 43 में निर्वाह मजदूरी से संबंधित था। ठीक है, कि मजदूरों को कम से कम निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। और 43 का जो था उसमें था उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, ये आपका था 43 का। ठीक है, अब आपका बचता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आपका अनुच्छेद 39 का में प्रावधान किया गया है किसका? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का राज्य का कर्तव्य है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 संबंधित है, किन से संबंधित है? आप सोचो, इसका आंसर मैं नहीं देने वाली हूँ, इसका आंसर आप लोग दोगे। ओके, पहले देख लेते हैं वीडियो को, एक बार रोक करके पहले आंसर सोचा करो, क्योंकि डायरेक्ट आप वीडियो देखते रहोगे, दिमाग में जाता रहेगा, कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा होने वाला ही नहीं। बीच बीच में वीडियो रोक करके थोड़ा रिकॉल भी कर लिया करो कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमें याद हुआ भी है या नहीं, दिमाग में आपके सेव हुआ है इतना डाटा कि नहीं। ठीक है, एक बार वीडियो रोक करके इसका आंसर दो। अगर आपने इसका आंसर दे लिया तो समझ जाओ आप सही ट्रैक पे चल रहे हो और आपको समझ में आ भी रहा है, आप याद भी कर रहे हो साथ साथ में। ठीक है, चलो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो आपका 40 में दिया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, ये कम लिख गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना। काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका 41 में दिया गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये आपका 43 का में दिया गया है। तो फिर कहाँ गया? 43 से संबंधित तो कोई है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो फिर अनुच्छेद 43 में क्या प्रावधान किया गया है, चलिए हम आपको इसको भी बता देते हैं। आपने पढ़ा था अनुच्छेद 43 में दिया गया था कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों को कम से कम इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, अपना निर्वाह कर सकें। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 43 में इतना वर्ड याद रखना, निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। किसको? कर्मकारों को, कर्मचारियों को कह सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है? इसको थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करिए, याद करिए। मैंने ब्लू कलर से लिखा था, थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो अगर, जब मैंने कहा था हम लोग 40 और 41 ऊपर पढ़ लेते हैं और नीचे हम 43 का पढ़ लेंगे और बीच में 42 को हम अलग पढ़ेंगे, याद करो, उसमें मैंने कहा था।
और सेम वही मैंने लिखा भी है, ये ऑप्शन भी इसी तरीके के हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और 41 में आपका कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है और 43 में अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं मजदूरों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये इससे संबंधित है आपका 43। इसमें केवल आपका कौन सा आर्टिकल बचा है? 42। तो 42 में ही कहा गया था कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। बहुत ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अगर आंसर सही से दे पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बेटर रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार पढ़ लिया और दोबारा सोचा आप तो याद हो गए, अब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो हाँ भाई ज़रूरत है आपको एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा और फालतू का आज जो इतना टाइम दे रहे हो ना इस क्लास को देखने में, नेट भी आपका बर्बाद चला जाएगा पूरा और टाइम भी वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार रिवीजन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, लिंक से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को और एक बार देख लेना। एक बार क्या, जब तक एग्जाम ना हो तब तक जब कभी टाइम मिले तो इसको रिवाइज करते रहना। चलो, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब इसका किस आर्टिकल में दिया गया है? उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। याद करो, मैंने अभी आपको बताया था ना, 43 में आपका निर्वाह मजदूरी से संबंधित है और 43 का जो है इसी में दिया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, 44 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें समान सिविल संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है। 42 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इसमें क्या दिया गया है? काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी 43 का। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधे अब नया एक टॉपिक और आ गया। अब उसी के आगे के आर्टिकल हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग 43 का तक देखा था ना, अब 43 खा के आगे देखते हैं। और ये मैंने इस वजह से किया है, एक साथ में सारे आर्टिकल आप लोगों को करवाती ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ क्या दिया गया था, क्योंकि थोड़े से मिलते जुलते वही 38, 36, 48, 46 बहुत कंफ्यूजिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि सब में किसी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हो तो आप याद कर लो, अरे 25 से लेकर के 28 तक है। समानता का अधिकार दिया गया हो तो भाई 14 से 18 तक है। ठीक है, तो ये वो नहीं है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। आपको कहो कुछ मिलते जुलते लगे कि अरे इसमें मानवोचित दशाओं, इसमें निर्वाह मजदूरी और इसमें समाज कल्याण, लोक कल्याण, कुछ पॉइंट है मिलते जुलते दिखेंगे। तो इसी मैंने थोड़ा सा मेहनत करके ना इनको कलर में, अलग अलग कलर में भी लिख दिया है, जिससे कुछ नहीं याद आ जाएगा। तो आपको इतना तो याद आ जाएगा कि ब्लू कलर से लिखा था भाई, अनुच्छेद 42 में लिखा था कि काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कम से कम इतना तो याद आ जाएगा आपको। चलो, अब आप देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। और मैं बार बार उन्हीं वर्ड को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी देर कम से कम आप क्लास देख रहे हो, कम से कम इतनी ही देर में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे की गारंटी ना आप ले सकते हो ना हम ले सकते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा जिसके दिमाग में होगा कि इस बार हमें 100 में 100 लाने हैं, तो वही ये मेहनत इतनी ज़्यादा करेगा। वरना मोस्टली बच्चे यही होते हैं कि वो एक बार पढ़ लेते हैं और दूसरा रिवीजन उनका एग्जाम के एक दिन पहले ही होता है। ओके, आई होप आप उस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। चलो, अब आर्टिकल हम 43 खा देख लेते हैं। ठीक है, 43 का में क्या दिया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। ठीक है, यानी कि अगर उद्योग को कोई बेनिफिट, कोई लाभ हो जाता है तो उसमें उनके कर्मचारियों को भी थोड़ा बहुत मतलब लाभ मिलना चाहिए। चलो, अब 43 खा में क्या दिया गया है? सहकारी समितियों का संवर्धन। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हम मेहनत नहीं करते हैं। चलो, 44 तो आपको हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अब इसको याद कैसे करेंगे? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखो 44 में क्या लिखा है? 4-4, यानी ये दोनों डिजिट जो है समान लिखी हुई है, 4-4 यानी समान लिखिए। समान से याद कर सकते हो कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का कर्तव्य है राज्य को। ठीक है, और यहाँ नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दें कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सिविल संहिता लागू है, बाकी किसी स्टेट में लागू नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना।
और ये मत सोचना कि बहुत मैम इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे क्या। ये भाई इसी तरीके से सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपके बहुत तरीके से आ सकते हैं। तो हमने पहले जो क्लास करवाई थी उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट करवाए थे आर्टिकल। इसमें हम सारे आर्टिकल ही देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। अगली जो हमारी क्लास होगी 8वीं क्लास, उसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो PCS, JFP और APO या थोड़े से कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े मतलब ठीक ठाक लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, एक बार में सब रख देंगे ना बाउंस हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसमें ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं, अगर बैरेक्ट की ही बात कर लें उसमें यह लिखा होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में दिया गया है, 45 में दिया गया है। ठीक है, इसमें 6 साल, याद रखना 6 साल से कम उम्र के जो बालक होंगे उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध दे दिया गया है। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को नहीं। लेकिन एक केस था आपका योनी कृष्णन, ये केस आप लोग याद कर लेना। केस आपका क्या था, योनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी स्टेट ऑफ कह सकते हो AP आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो केस था इसमें ये कहा गया था कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। ये राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है। ये केस आप लोग याद रखना, इससे संबंधित है। ये याद हो गया आपको, 44 भी याद हो गया और 45 भी याद हो गया। ठीक है, 44 यानी 4 समान अंक से याद कर सकते हो, समान सिविल संहिता। और 45 एक अपने आप में अलग ही वर्ड है। 45 में क्या है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल है आपका 46 में क्या दिया गया है, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, या इसको आप ये भी कह सकते हो, इसमें ये भी लिखा हो सकता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल जो है 46 में दिया गया है। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 47 को हम देखें। इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार कभी कभी सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध करवाती, कभी कभी कोटा वगैरह में देखा होगा जो गरीब लोग हैं उनको राशन उपलब्ध करवाना, और सरकारी अस्पतालों को मेंटेन करना, उनमें फ्री दवाओं को उपलब्ध करवाना, या फिर कभी कभी जाँचें, आप लोगों ने देखा होगा कि जाँच एजेंसी जो आती हैं जाँच करती हैं कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो खाद्य पदार्थ कोई बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं उसमें केमिकल का यूज़ ज़्यादा किया गया है या फिर विषैला है, जहरीला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे पानी, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं प्रदान करवाना, स्वच्छ पानी लोगों को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब जो काम करती है सरकारें, तो ये कर्तव्य जो है इनका, ये सब करने का जो कर्तव्य है, ड्यूटी जो है, तो ये किस आर्टिकल के तहत है, वो आपका आर्टिकल 47 है। ठीक है, अब आपको अगर ये आर्टिकल 47 याद करना होगा तो कैसे याद करोगे, क्योंकि खाना और दवा ये सब क्या बनाता है, लोगों को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, स्ट्रांग। तो आपने AK-47 तो सुना होगा, एक गन होती है, मैंने देखी तो नहीं लेकिन सुना जरूर है इसके बारे में। AK-47 होती है, तो ये सरकार के पास जाएगी तो सरकार को क्या बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है, AK-47 तुम्हारे पास है ना, तो स्ट्रांग हो जाओगे ना भाई, आपके पास AK-47 है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो आर्टिकल 47 को। आर्टिकल 44 तो आपको याद ही हो गया है, समान से समान सिविल संहिता। और आपका आर्टिकल 45 भी याद हो गया। 45 एक अपने आप में एक अलग है आर्टिकल। ठीक है, 45 ब्लू कलर का देख लो, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। योनी कृष्णन का केस याद कर लेना आप लोग, इसी से संबंधित है। 46 ये दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके MCQ। तो सबसे पहला आपका क्या है, सहकारी समितियों का भाग लेना उल्लिखित है, किस आर्टिकल में उल्लिखित है, याद करो। अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो आप लोग। आर्टिकल 44 में तो है नहीं, समान सिविल संहिता दिया गया। 43 में नहीं है, निर्वाह मजदूरी दी गई है। और का यानी 43 का में क्या दिया गया है, उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता। और 43 में क्या है, 43 खा में, यही आपका करेक्ट आंसर है D। आपको अगर बाई चांस कभी भी 43 और 43 का और खा में कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 43 में क्या था कि
कर्मचारियों को यानी मजदूरों को निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कम से कम उनको इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, चलो उनको उतनी मजदूरी मिल गई, जीवन यापन भी अच्छा खासा करने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और उनके मन में लालच आ गया, यानी 43 का में क्या है कि अब उनको उद्योगों में अगर कोई बेनिफिट, कोई लाभ हो जाता है तो उसमें भी उनको भाग लेना, मतलब लेने का अधिकार है, या उनको उसमें बराबर सहभागिता होनी चाहिए कर्मचारियों की, यानी उसमें लाभ भी अब इनको चाहिए। चलो उतना भी मिल गया। अब इनको क्या बनाना है, सहकारी समितियां, जिससे कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें, स्ट्रांग हो सकें, थोड़ा सा अपनी बात को रख सके, अपने अधिकारों को रख सकें। तो आप चाहो तो ये काल्पनिक थ्योरी बना करके इन आर्टिकल को तीनों को लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं करा सकते, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट याद करी जा सकती हैं, जैसे आर्टिकल 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे कमजोर और दुर्बल वर्ग के लोगों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि दिया गया है। और काल्पनिक थ्योरी बना करके आप लर्न कर सकते हो, जैसे आर्टिकल 43, 40 का और 43 खा। चलो अब आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 45। अब इसका तो आंसर आपको आता है, मैं नहीं भी बताऊंगी तब भी आप लोग बता दोगे। ठीक है, यस, तो इसका आंसर चलो नहीं बताते हैं। ठीक है, चलो अब अगला आपका जो क्वेश्चन है, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ये किसमें है, अभी दुर्बल से याद करो 46। अरे ऐसे बोल दो कि जो 46 है ये बहुत ही ज्यादा दुर्बल आर्टिकल है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है। चलो ठीक है, 47 तो आपको याद है। 47 स्ट्रांग बनाता है, यानी पोषाहार स्तर, कुछ याद आया आप लोगों को, लोक स्वास्थ्य, यस बस। 45 ये आपका शिक्षा से संबंधित है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से। 44 तो आपको याद है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी यानी 46। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका है आर्टिकल 46। ओके, 46। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 43 खा। याद करो, मैंने कुछ अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 43 खा में क्या है, सहकारी समितियों का भाग लेना, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करवाते हैं। आपको शायद सुनने में ना बोरिंग लग रहा हो, लेकिन हमें बार बार बोलने में जरूर बोरिंग लग रहा है, तो हो सकता है। लेकिन ये भी नहीं है, अगर इसका दूसरा पहलू ये भी देखें, अगर कोई चीज़ हम बार बार बोलते हैं तो हमें वो लर्न भी हो जाती है, और जब हम किसी चीज़ का आंसर दे पाते हैं या रिकॉल कर पाते हैं तो हमें अंदर से बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलो इसका आंसर दे लिया ना। अब हम फिर से कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। अब ये आपको स्क्रीन में कुछ आर्टिकल देख रहे होंगे, आर्टिकल 48 का, 49 और 50, 51, ये ना आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। अभी देखना, अब जैसे स्टार्ट करते हैं 48 में क्या दिया गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन। हो सकता है कि आपको एग्जाम टाइम में ना याद आए, तो वहां पर आप कैसे याद करोगे, तो उसके लिए काम कर सकते हो, जो 8 लिखा है ना, 8 को आप ऐसे करके ना गांठ, ये जो 8 है ना, इसको गांठ से याद कर लो। कहोगे कैसे, गांठ क्यों कह रही हूँ मैम, ये इस वजह से, जैसे कृषि यानी कृषि, इमेजिन करो घास, फसलों का बोझा बनाते हैं हम लोग, चारा लाते हैं, जानवरों के लिए चारा लाते हैं, तो उसको रस्सी से बांधते हैं ना बोझा को, तो वो गांठ लगाते हैं, और पशुओं को भी रस्सी से बांधते हैं, उसमें भी गांठ लगाते हैं। तो 8 से आप गांठ याद कर सकते हो। तो आर्टिकल जो है 48 में ही आएगा, या तो 48 में आपका 8 आएगा, और या तो 38 में आपका 8 आएगा। अब भाई 38 में तो आएगा नहीं, क्योंकि अब 38 में आपका कृषि और पशुपालन तो आएगा नहीं, क्योंकि 36 में आपका डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, और 37 में आपका कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता नीति निर्देशक तत्वों को, और 38 में आपका दिया गया है कि लोक कल्याण के वृद्धि के लिए राज्य जो है समाज व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो वहां पर तो आपका कृषि और पशुपालन आएगा नहीं, तो फिर ये आपका आएगा 48 में। ठीक है, चलो अब ये तो याद हो गया आपको। अब इसमें और थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संविधान के किस आर्टिकल में गौ हत्या या गायों का वध जो है निषेध है। तो ये याद रखना आप लोग, आर्टिकल 48 में है। अब इसमें कुछ बेयर एक्ट में कुछ इसकी लैंग्वेज भी हम आपको बता देते हैं। उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा होगा, आप लोग देखना बेयर एक्ट को। उसमें लिखा है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। और विशेष रूप से जो गाय है, बछड़ा है तथा अन्य और दुधारू जो पशु हैं, जो जानवर हैं, इनकी नस्लों का परीक्षण करेगा, उनमें सुधार करेगा। तथा विशेष रूप से जो गाय हैं, यानी जो ये जो जानवर हैं, जो दुधारू पशु हैं, तो इनके वध पर निषेध लगाएगा। कौन? स्टेट, राज्य।
ठीक है, अब 48 तो याद हो गया ना आपको। तो अब इसके बाद क्या हुआ, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? ये आपका 1976 में। हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिख ना रहा हो, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये संशोधन किया गया 1976 में। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया? एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 48 का। 48 का में प्रावधान क्या किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? स्टेट का है, राज्य का है। बाई चांस आपको न याद आए, एग्जाम में न याद आए आप लोगों को कि ये पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल था, तो बस ऐसे याद कर लेना। कृषि, हरियाली, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। पशु, जानवर, याद हो गया ना, 48 में था। उसी में आपका अमेंडमेंट करके 48 का जोड़ा गया था। ठीक है, और कृषि, हरा भरा यानी जंगल भी हो सकता है। ठीक है, और आपका वन भी हो सकता है, वन में जीव जंतु भी रह सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसका संरक्षण करने का कर्तव्य किसमें आ गया? 48 का। थोड़ा सा सोच लो, इमेजिन कर लो, एक स्टोरी क्रिएट कर लो या इमेज। देखो भाई, याद तो हमें कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा, चाहे तो हम स्टोरी बना लें या फिर इमेज क्रिएट कर लें, क्योंकि बिना इसके हमें कोई भी आर्टिकल या सेक्शन कुछ याद आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं तो भाई ऐसे याद करती थी, तो मैं भी आपको बता दे रही हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे बताए गए आइडिया से ना याद आए, आप खुद अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट कर लेना। ठीक है, चलो, वैसे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही बता रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद आ जाएगा। आर्टिकल 49 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। अब एक मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकना। आप लोग, मैंने आपको पिछले वीडियो में 50 और 51 करवाया था ना, इसको भूल जाओ कि कुछ है नीचे। यहाँ से 48 से स्टार्ट करना। 48 में कृषि और पशुपालन दिया गया है, इनके संगठन की स्थापना करने का कर्तव्य जो है इसमें दिया गया है 48 में। उसी के जस्ट बाद आ जाता है पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, जस्ट उसके 48 के बाद आ जाता है। ठीक है, और जस्ट उसी के बाद आपका 49 में क्या आ जाएगा? आपने सुना होगा कि ताजमहल जो अब थोड़ा थोड़ा पीला पड़ रहा है। क्यों पीला पड़ रहा है? कि आसपास जो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा, उनसे जो गैसें, केमिकल निकल रहा है। जब बारिश होती है तो उसी की बारिश जो होती है, बारिश से वो केमिकल जो है ताजमहल के पत्थरों में पड़ता है, जिससे कि उसका कलर जो है वो पीला पड़ रहा है ताजमहल। तो यहाँ पर ये जो एक राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, काफ़ी महत्व जो इसका देख, अजूबा जो है, 7 अजूबा आप लोगों ने सुना, उसमें एक आता है ताजमहल। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है भाई। तो यहाँ पर इसकी जो सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो किसका है? स्टेट का है। तो ये आपका पर्यावरण के जस्ट नीचे ही आने वाला है। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, इनका संरक्षण करने का कर्तव्य किसका है? स्टेट का है भाई। तो ये किस में है? आर्टिकल 49 में है। और 50 और 51 तो मैंने पिछले वीडियो में याद करवाया था आपको। 50 में क्या दिया गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है। ठीक है, और 51 में क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि विदेशी नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये याद रखना आप लोग, आर्टिकल 51 जो है आपका, तो ये विदेशी नीति से भी संबंधित है। क्योंकि विदेशी नीति जब भी बनाई जाएंगी तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा। और 50 याद आपको है ही है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं न्यायपालिका का काम है न्याय देना, तो कार्यपालिका जो है वो न्याय दिए चला रही है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है। कार्यपालिका का काम है सिर्फ कानूनों को लागू करवाना, और विधायिका का काम क्या है? कानूनों को बनाना। ठीक है, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, दंड देना। दंड अब कार्यपालिका, अब प्रधानमंत्री जी नहीं दंड दे सकते हैं। ठीक है, वो न्यायपालिका का काम है। तो ये जो है सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है? वो राज्य का कर्तव्य है। किसमें है? 50 में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि हम इसके बाद इसके क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ओके, देख लो एक बार अच्छे से। 48 कृषि पशुपालन का संगठन, 48 का पर्यावरण का संरक्षण, 49 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलो अब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। अब हम इसके MCQ की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और इसमें तो मजा आने वाला है ही है। ठीक है,
और मज़ा तब आता है पढ़ने में जब हमें आता होता है, समझ में भी आता होता हो, आंसर भी आता हो। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना आंसर आ रहा है तो बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़ना। अब इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उपबंध दिया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसका आपको आंसर आ गया होगा, ठीक है। अगर हम इसका आंसर नहीं भी बताएं तब भी आप लोग बता दोगे। ऑप्शन आप लोग स्क्रीन में देख लो। 48 में गांठ से मैंने बताया था। 48 में क्या था, कृषि और पशुपालन का संगठन था। 48 का में आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित उपबंध दिया गया था, ठीक है। 49 आपका राष्ट्रीय स्मारक और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रिकॉल कर सकते हो। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 48 याद है आपको, 51 लास्ट वाला था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और 50 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण दिया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो। अभी आर्टिकल से थोड़ा सा हट करके, क्योंकि आप कहोगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होगे भाई आर्टिकल पढ़ पढ़ के, लेकिन चलो ज़रूरी भी था, आना भी चाहिए। बस हाँ, याद एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, वरना भूल जाओगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। पहला आपका दिया गया है कि इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, या फिर ये स्वतः लागू हो जाते हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये स्वतः लागू हो जाते हैं, या फिर इनकी प्रकृति समाजवादी है, या इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी। इनकी प्रकृति जो है वो समाजवादी है। तो याद रखना आप लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये समाजवादी प्रकृति के हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन आपका है पहला कि कुछ का हो सकता है, या नहीं हो सकता है, या सभी का हो सकता है, यानी सभी मूल अधिकारों का हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, यानी कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कानपुर में जो एक चमड़ा उद्योग है जहाँ पे चमड़े की धुलाई होती है, तो उससे संबंधित एक केस गया था, MC मेहता का केस सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि इस उद्योग को बंद कर दिया जाए, यानी जो चमड़े का जो धुलाई हो रहा है, जो चमड़े का काम हो रहा है यहाँ पे नदी के किनारे, क्योंकि उसका पानी जो है, जो प्रदूषित पानी है वो इसमें गंगा नदी में बहाया जा रहा था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे थे, और वो क्योंकि पानी जो है ये बहुत दूर तक जाता है, गंगा नदी का पानी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। तो इसमें बहुत से जानवर पानी पी रहे हैं, जीव जंतु पानी पी रहे हैं, और फिर लोग भी नहाने आते हैं, कुछ लोग इसका गंगा जल ले जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, बीमारियां फैले, बहुत तरीके की बीमारियां हो रही थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाए। तो अब इसके बचाव में ये उन लोगों ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो जो लोगों का मूल अधिकार है, जो नागरिकों का मूल अधिकार है कि वो व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो इस मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस उद्योग को चलाने से जितना तो इन कर्मचारियों का जितना तो इनका भला नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तो लोगों को इसका नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है, लोगों के जीवन का खतरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, इनके इस मूल अधिकार का हनन हुआ था, ठीक है। यानी जब जरूरत पड़ सकती है कभी कि किसी एक व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन हो करके किसी बहुत सारे लोगों का अगर उससे भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो वहां पर उस मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब 48 का मैंने बताया था कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, मैंने ऊपर साइड में लिखा था, थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करिए। यस, बहुत से लोगों को याद आ भी गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। याद कर लेना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपका 1946 में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, केटी शाह। केटी शाह, इन्होंने ये कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है 27। क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह का संबंध है मूल कर्तव्य से संबंधित समिति से या फिर संसदीय प्रणाली की समीक्षा से संबंधित समिति से। अब इनके ऑप्शन है केवल ए या केवल बी या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप सोचिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, अक्सर सुना होगा। मूल कर्तव्य जब पढ़ा होगा तब तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा। यहाँ तक कि मूल जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्हीं की सिफारिश पर तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। चलिए हम बता देते हैं आपको, इसका सी है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में जो सा लिखा है ना, यही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी दोनों, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित समिति से भी संबंध है इसका और संसदीय प्रणाली की समीक्षा से संबंधित समिति से। ठीक है, दोनों से संबंधित है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपनी राय विचार कि वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई, तो जो भी विचार हो आपके कमेंट में देने का कष्ट करें प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा और आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।